मैं बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन की पाती थी। मैं खाना खाती थी तो मेरे साइड से निकल जाता। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नेट पर आती थी, इसने व्लॉगिंग स्टार्ट, ये गलत काम कर रही थी। ये यहाँ तक अल्लाह ताला ने इसके ऊपर ऐसा अज़ाब डाला, आज ये पैरालाइज़ हो गई है और आज ये बोल भी नहीं पा रही। और वो एक चीज़ थी जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहज़ाद फिर से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं मिसेस ज़फ़र से, जो कि हिम्मत और हौसले की एक मिसाल भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि आपने 20 साल दिए, एक टाइम दिया आपने, और वर्किंग वुमेन आप रहीं, वहाँ से फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, बड़ा आला लेवल पे काम किया। उसके बाद वो सारा कुछ ख़त्म भी हो गया, फिर ऐसा टाइम भी आया कि आप खुद भी पैरालाइज्ड हो गई और आपने उसको 6 से 8 महीने में रिकवर भी कर लिया। आज आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जो है सेहत बख्शी है। इतना सब कुछ 20 सालों में आपने बर्दाश्त किया, क्या हुआ था? और जब आपने स्टार्ट लिया था, पहला स्टेप कहाँ से लिया था? जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने शौहर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज तक मेरा साथ दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रूट्स इंस्टीट्यूट जो दिलकुशा गार्डन माल्टन में मौजूद है, वहाँ पे अभी भी वो वर्किंग चल रही है। सर कुरैशी उनके फाउंडर हैं। बेसिकली वो एक रफ़ाही इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। वहाँ पे बेसिक स्टिचिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, आर्ट से रिलेटेड, कंप्यूटर और ग्रूमिंग बच्चियों के लिए, और मॉर्निंग में प्राइमरी स्कूल भी था। वहाँ पर हम लोग जो वर्किंग करते थे, बहुत सी जो ख़वातीन हैं ऐसी थीं जो बाहर निकल के बिल्कुल भी जॉब्स नहीं कर सकती थी। तो वहाँ पर मेरा एक माइंड बना कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा अर्न करके, कुछ ऐसी सेविंग करके मैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसा अपनी लाइफ में कर जाऊँ जो बाद में मेरे लिए बाइसे अजर बन जाए। तो उसमें साफ बात है, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, दुआ मुझे सबने दी है, मगर जेब किसी ने नहीं हिलाई। लेकिन मैं इसमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिद साहब की। मेरा भाई सुल्तान साहब जो अभी भी बहुत ऐसे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सा एक अपना हिस्सा डाला और मैंने अपनी अर्निंग से एक कमेटी डाली, जिसमें जो भी मैंने अर्न किया उसमें मैंने वो जो डिज़र्विंग ख़वातीन थी, बजाए मैं एक यूनिट स्टार्ट करती या कुछ मैं उसका रेंट वगैरह पे करती, बहुत एक्सपेंस मेरे बढ़ जाने थे। मैंने उनके घरों में उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने मशीनें लगा दी। मतलब जो जो घर कि में मशीनें ख़वातीन हैं, जी। उनको प्रॉपर रोज़गार दिया। फ़राहम कर दिया ताकि वो कफ़ालत का ज़रिया बन सकें, अपने घर को अपने शौहर के साथ, अपने बेटे भाई के साथ स्टैंड ले सकें, बजाय इसके कि वो आकर कहेंगे मेरा शौहर महीने बाद ये लेके आएगा तो मैं ये करूँगी। तो बेहतर है कि अगर वो बाहर जाने की उसको परमिशन नहीं है तो वो घर में बैठकर कुछ अर्न कर सके। इसमें मेरे शौहर ने, मेरे बेटे ने बहुत साथ दिया। मेरा बेटा उस वक़्त गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं था, मगर हम लोग फैसलाबाद जाते थे, वहाँ से मिलों से कपड़ा उठाना हम लोगों ने, उसकी जितनी भी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं खुद करती थी। कटिंग वगैरह करके उनका जितना भी मटेरियल उसके ऊपर लग रहा होता है, मैं ख़वातीन को उनके घरों में दे के आती थी। उनका खर्चा उनको देकर तो वो मटेरियल उठाना, इनपुट तो मैंने कर लिया, मगर आउटपुट की वजह से जो मैं अर्न करती थी उसको मैं बढ़ा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से 2020 में कोविड-19 की वजह से जो भी मेरा जितना अर्न था, जितना भी था, हर चीज़ मेरी दरहम-बरहम हो गई। आपको पता है बड़े-बड़े बुर्ज गिर गए। उसमें बहुत से मसले मसाइल आए, तो उसमें डमीज़ वगैरह या चीज़ें मेरी अभी भी घर पड़ी मुझे तंग करती हैं। तो उसमें मेरा काफ़ी लॉस हुआ, ख़ैर मैंने वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी ये अर्न होता है, यहाँ पे ये होता है। आपसे भी मैं इंस्पायर हुई। तो मैंने कहा कि अगर आप कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। व्लॉगिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कर, उसमें बहुत सी मेरे शौहर को, मेरे बेटे को, भाई को, सबको ये चीज़ सुनने को मिली कि फ़लाँ की बेटी या फ़लाँ की माँ वो चैनल पर आ रही है। वीडियोज़ कौन बनाता था? वीडियो बेसिकली तो शुरू में मेरा बेटा बनाता था। अच्छा। तो इसकी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी तो मेरी बहू बनाने लग गई। माशाल्लाह जी, घर में सारे ही सपोर्टिव थे। फिर? जी, उसके बाद जब व्लॉगिंग स्टार्ट हुई तो आपको पता है जब मेरी बहू ने करनी है, घर में कोई भी कुकिंग कर रहा है तो वो उसका क्लिप ले रहा है। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या अंदर आ रही हूँ तो मैंने घर की डेली रूटीन जो आम होती है वो दिखानी शुरू कर दी। मगर उसमें भी ट्रोलिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई।
मतलब फैमिली वालों ने फिर भी जीने नहीं नहीं दिया दिया, और इमोशनली नहीं जीने दिया। इमोशनली इनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था, उस पे आपके हस्बैंड क्या कहते थे? जी, उन्होंने कहा था कि जब मैं आपके साथ हूँ, मेरे वालिद साहब ने कहा, मेरे भाई ने बोला कि जब हम लोग आपके साथ हैं, हुँ, हुँ। तो फिर आपको किसी के टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, इसी ड्यूरेशन में ऐसा हुआ कि 12 दिसंबर का दिन था, तो मेरा बीपी हाई होने की वजह से, तो मेरा जो था फ़ालज का अटैक हो गया मुझे। मेरा ये पूरा राइट साइड और राइट ये लेग जो थी, ये भी थी और मुझे 2-2 नज़र आ रहे थे और मैं अपने बच्चों को भी पहचान नहीं पा रही थी। मुझे ये पता होता था ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मगर मैं बाय नेम उनको कॉल नहीं कर सकती थी और सबसे बड़ी बात, मैं बोल ही नहीं सकती थी। उस वक़्त भी मेरी बीमारी को भी किसी ने नहीं छोड़ा। मतलब जब आप पैरालाइज़्ड हो गईं, बोल नहीं सकती थी, बच्चों को पहचान नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, तो उस वक़्त भी लोगों ने और जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने आपको नहीं बख्शा, क्या कहते थे? वो देखिए दुनिया बहन-भाई तो नहीं कहते आपको पता है, वो तो हुँ, दुआ करते हैं, हुँ, मगर हुँ। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नेट पर आती थी, इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो ये यहाँ तक आ गई है, यानी कि ये गलत काम कर रही थी। हुँ। ये गलत काम कर रही थी, ये यहाँ तक अल्लाह ताला ने इसके ऊपर ऐसा अज़ाब डाला कि आज ये पैरालाइज़ हो गई है और आज ये बोल भी नहीं पा रही है। और वो एक चीज़ थी जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ये ऐसी चीज़ थी कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि लोग कैसी-कैसी बातें करते हैं और बिल्कुल भी जीने नहीं देते हैं। तो लेकिन मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, मेरे अब्बू ने, मेरे शौहर ने ख़ास तौर पर मुझे इस चीज़ की हिम्मत बंधाई कि नहीं आप की लाइफ़ है, आपने लोगों का नहीं सोचना, आप जो करती हैं आप वो करें। तो जब हम लोग आपके साथ खड़े हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरीके से सोचें। फिर आपने उसको कितनी देर में रिकवर किया और सबसे ज़्यादा हस्बैंड तो साथ थे ही, जी, बेटा जी। भी था। उसके अलावा कौन ऐसा बंदा था जिसने आपको ज़्यादा रिकवरी में हेल्प की और सपोर्ट किया? कितनी देर में आप रिकवर हुईं? मुझे तकरीबन 8 7-8 महीने लग गए उसमें स्पीच थेरेपिस्ट आती थीं घर, बोलने के लिए क्योंकि मैं बोल नहीं पाती थी। मैं खाना खाती थी तो मेरे साइड से निकल जाता था और मैं बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में थी। यही वजह थी लोग कहते थे कि इसके ऊपर अज़ाब आया है। ये चीज़ें होती हैं जो लोगों की किसी का मुँह नहीं बंद किया जा सकता। ऐसा ही है। तो उसमें मेरी बेटी ने, मेरे बहू ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी फ़ैमिली ने मेरे लिए बहुत दुआएँ की, मेरी बहनों ने बहुत दुआएँ की और वो वक़्तन-फ़वक़्तन मेरी आके ट्रीटमेंट भी करते थे। प्राइवेट डॉक्टर्स भी देख रहे थे, मगर जो मेन चीज़ मुझे आराम आई है, वो कसूर की तरफ एक दफ्तू पिंड उसका नाम है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर एक हकीम साहब थे, मेरा बेटा वहाँ पर मुझे लेके जाता था। तो बेसिक जो मुझे आराम आने वाली चीज़ है, वो वहाँ पर थी और जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने बहुत बुरे-बुरे वहाँ पर पेशेंट ऐसे देखे कि जो जिनकी हालत मेरे से भी बदतर थी। देखिए, बड़ी बात है ये लोग आजकल हर्बल ट्रीटमेंट का मज़ाक उड़ाते हैं हर्बल ट्रीटमेंट को कुछ समझते नहीं हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब आपको शिफ़ा मिलनी होती है तो आपको एक पत्थर से भी शिफ़ा अल्लाह ताला दे सकता है क्योंकि जब उसका हुक्म हो जाता है तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इतनी बड़ी तकलीफ़ से ये गुज़र रही थी तो जैसे इन्होंने किसी ने इनको बताया तो ये वहाँ पर गईं और किसी हकीम साहब से ही इनको शिफ़ा मिली। क्या ट्रीटमेंट करते थे आपका मतलब मेडिसिन देते थे, हर्बल मेडिसिन होती थी, जी। फिर कितनी देर तक आप खाती रहीं मेडिसिन? मुझे वो 6 महीने लगे हुँ, हुँ। कि वो मैं खाती थी, वो जैसे हकीम की गोलियाँ गोल-गोल हुँ, वो हुँ। ब्लैक वाली होती हैं हुँ, कि हुँ। आपने नाश्ते से पहले लेनी, बाद में हुँ, लेनी है। हुँ। उसी तरीके से लेती रही और मैं अपने चैनल के बारे में ये भी बताऊँ आपके चैनल के उससे कि जब मैं पैरालाइज़ हो गई, मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने लोगों को बताना था कि मैं किस कंडीशन में हूँ, हुँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अटैच हो जाते हैं जिनको बताना होता है कि यार बताना ये होता है। एब्सेंट क्यों है, यानी कि क्यों बिल्कुल, कि लोग नहीं आ स्क्रीन रहे, से हट गायब हो गई है। गए। तो उसमें मेरी बेटी ने स्टार्ट किया, माशाल्लाह मेरी बेटी अ, आवाज़ से उसका था कि शायद वो कोई बच्चा बोल रहा है जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो किड्स चैनल में कन्वर्ट कर दिया। कितना 3 टाइम लगा? माह लगे हैं, हुँ, हुँ। तो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने फिर वो सारा प्रोसीजर जो होता है अपील वगैरह करना सारा कुछ, अच्छा, अच्छा। फिर उन्होंने वो किया। हुँ। तो उसके बाद वो सारी रिकवरी जो है वो हो गई थी। अच्छा ये बताएँ मिसेज़ ज़फ़र के आपने इतना टफ़ टाइम देखा है माशाल्लाह इतना आपने अब रिकवर भी कर लिया है तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में कोई ऐसा टाइम आया हो जब आप बिल्कुल भी मायूस हो गई हों, बिल्कुल भी हिम्मत छोड़ दी हो और बस आपने कहा हो कि अब मैं आगे सर्वाइव नहीं करूँगी? एक वो वक़्त था जब मैं जब मेरा घर सेल हुआ, एक वो वक़्त था, वो इतना टफ़ नहीं था। मगर जब लोगों ने कहना ये शुरू कर दिया कि ये सोशल मीडिया पर आई है,
तो ये ऑन एयर आई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया है। देखें, ये एक आज़माइश होती है। हमारे क्या नबियों पर बहुत-बहुत चीज़ें नहीं आई हैं? क्या वो बीमार नहीं हुए हैं? बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, मगर इस वक़्त आपके पास जैसे टाइम शॉर्ट है, तो इस चीज़ ने मुझे मार दिया था। बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि लोगों की सोच क्या है। तो उसके बाद फिर भी अब मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। अच्छा, जब ये जो आपके ऊपर जब आपका घर बिक रहा था, मतलब जब फाइनेंशियली थोड़े से क्राइसिस प्रॉब्लम्स आ आ गए गई थे, थी। तो वो चीज़ ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल था, या जो लोगों की बातें थी वो जो है हज़म करना मुश्किल था? जी, यहाँ पर मैं ये बताती हूँ कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना, वो आप भी मुझे दे सकती हैं, मेरा भाई दे सकता है, मेरे वालिद साहब दे सकते हैं, बहन-भाई सारा वो सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो एक ज़ातियात पर कोई उँगली उठा दे ना, तो उसका जो अल्टरनेट या उसका ज़ख्म पर जो मरहम है, वो कोई नहीं दे सकता। जी। एक ऐसा भी टाइम था इन्होंने अपने बच्चों को भी पहचानना छोड़ दिया था, बोलना छोड़ दिया था, लेकिन आज माशाल्लाह बड़े अच्छे जो है ना वो सेहतमंद तरीके से बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, और उन लोगों को बल्कि मैं समझती हूँ कि उन लोगों के मुँह पे थप्पड़ है जो इनके खिलाफ बातें करते थे, या जो इनको टीज़ करते थे, इनको डिच करने की कोशिश करते थे। औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती। अगर वो हिम्मत करने पे आए तो वो ऐसे-ऐसे बड़े काम कर सकती है जो कभी कोई मर्द भी नहीं कर सकता। तो डेफ़िनेटली इन्होंने भी ऐसा ही किया, इनके हस्बैंड की सपोर्ट थी, बेटे की सपोर्ट थी। जाते-जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज दे दें ख़वातीन के लिए, बहुत सारी ख़वातीन के साथ यही स्टोरी रिपीट होती होगी, और इसी वजह से वो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपने टैलेंट को छुपा के घरों में बैठी हैं, उनको कोई प्यारा सा मैसेज दे दें। जी, मेरा मैसेज जो ख़वातीन हैं, जो घर में बैठकर सिर्फ़ ये सोचती हैं, इतना तो महँगाई का दौर है, जो घर में बैठकर ये सोचती हैं कि हम लोग क्या कर सकती हैं, वो अपने अंदर का जो पोटेंशियल है, वो बाहर लेकर आएँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरी बात कि आपको आपके घर की सपोर्ट होनी चाहिए, चाहे वो वालिद है, बेटा है, भाई है, वो आपके साथ स्टैंड लेकर खड़ा हो जाए, मुआशरे का आप ज़रा भी ना सोचें। एक कान अगर अल्लाह ताला ने दिया है सुनने के लिए, तो दूसरा दूसरा कान जो है वो निकालने के लिए दिया है। मुआशरे को छोड़ें, खुद को देखें, अपने आप को स्टैंड दें, और एक बाहिम्मत खातून बनकर दुनिया के सामने आएँ और बता दें वुमेन पावर। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।